अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई थी उसकी आज लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। वीडियो नंबर 8 को मैं पोस्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। बेसिकली ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एम्पोरियम बुक से ली है मैंने इस सारे एमसीक्यूज़ को। तो उसके जो फर्स्ट 10 एमसीक्यूज़ हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो से हम उसके एमसीक्यूज़ नंबर 11 को डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर maximum MCQs in 10 minutes. MCQs number 11 we have, which character in Hardy's The Mayor of Casterbridge sells his wife? तो जो थॉमस हार्डी हैं बहुत इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट और पोइट रह चुके हैं। इनका टाइम स्पैन 1840 से 1928 तक था। इन्होंने अपना ये वर्क लिखा था, बेसिकली नॉवल थी इनकी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, दैट वाज पब्लिश इन 1886 में। और इसके अंदर कैरेक्टर दिखाया गया है हेंचर्ड का, और हेंचर्ड अपनी वाइफ को सेल कर देता है और इसकी वाइफ का नाम होता है सुजैन, ठीक है। The next MCQ is name of the poet who belongs to the Victorian age but is modern in matters of technique. तो आपने उस पोइट का नाम बताना है जो विक्टोरियन एज से बिलोंग करता था, लेकिन अपने मैटर ऑफ टेक्निक्स की वजह से, मैटर ऑफ टेक्निक में या उसकी वजह से वो मॉडर्न एज में माना जाता है। तो नेम ऑफ दैट राइटर वाज होपकिन। होपकिन का पूरा नाम था जॉर्ज मेनले होपकिन, ठीक है। अब इसे क्यों कहा जाता है, जैसे कि अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो इसमें लिखा गया है बट इज़ मॉडर्न इन मैटर ऑफ टेक्निक्स। तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि इनका जो राइटिंग स्टाइल था दैट वाज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द राइटिंग स्टाइल ऑफ कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एरा। दैट्स वाई ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न राइटर in the matters of techniques. The next MCQs literary figures which was known as. तो आपने लिटरेरी फिगर्स का जो ग्रुप था वो बताना है। एवंटगार्ड है, ब्लूम्सबरी ग्रुप है, नन ऑफ दिस। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप अपने नाम से ही वाज़ेह है, इसका ये जो है एवरग्रीन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लूम्सबरी ग्रुप, ठीक है। ये एक ग्रुप था एक लिटरेरी पर्सनस का, ठीक है। नेक्स्ट MCQs वी हैव ऑफ मार्लोस प्लेस आर। तो मार्लो के यहाँ पे पूछा गया है कि मार्लो के बेसिकली मोस्ट ऑफ द मार्लोस प्लेस क्या थे। वो ट्रेजिडी थी, कॉमेडीज़ थी, रोमांटिसिज्म था, या उसके अंदर ट्रेजिक कॉमेडी पाई जाती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्रिस्टोफर मार्लो से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है, MCQs को। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो पे एक फुल वीडियो भी मेरी अपलोड हो चुकी है इससे प्रीवियसली, आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने बेसिकली ट्रेजिडीज़ लिखी थी, ठीक है। और क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ के बारे में अगर आपको बताऊं तो इनकराम फ्रीजर ने इन्हें स्टैब किया था, दैट्स व्हाई ही डाइड। और क्रिस्टोफर मार्लो को हम यूनिवर्सिटी विट्स का मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। द नेक्स्ट MCQs वी हैव, हु इज़ द राइटर ऑफ द बेगर्स ओपरा। द बेगर्स ओपरा के जो राइटर थे वो थे जॉन गे। जॉन गे का टाइम स्पेन 1865 से लेकर 1732 तक था। ये एक इंग्लिश पोइट और ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने अपना ये जो वर्क है द बेगर्स ओपरा 1728 में पब्लिश करवाया था। इफ़ यू रिमेंबर इन माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट यूलिसिस, कि जो यूलिसिस है हमारे पास एक नॉवल भी है और एक पोम भी है। इसी तरह हमारे पास द बेगर्स ओपरा के नाम से भी दो वर्क्स आते हैं, एक द बेगर्स ओपरा है और दूसरा है द थ्री पेनी ओपरा। द बेगर्स ओपरा का तो पता चल गया आपको कि ये जॉन गे ने लिखा था, इसे लिखा गया था 1728 में पब्लिश करवाया गया था। लेकिन द थ्री पेनी ओपरा जो है वो बर्टोल्ट ब्रेट ने लिखा था, ठीक है, जिसे 1928 में पब्लिश करवाया गया था। और ये एक 3 एक्ट प्ले था। जो बर्टोल्ट ब्रेट हैं बेसिकली हमारे पास मॉडर्न राइटर आते हैं और इन्होंने ये अपना वर्क लिखा था। जो द बेगर्स ओपरा और थ्री पेनी ओपरा को आपने अच्छे से याद रखना है। जो बेगर्स ओपरा है वो जॉन गे का है और थ्री पेनी ओपरा बर्टोल्ट ब्रेट का है। नेक्स्ट MCQs वी हैव पोप्स। जो यहाँ पोप की बात हो रही है मीन्स अलेक्जेंडर पोप्स एन एसे ऑन मैन इज़। इन्होंने ये जो एसे ऑन मैन है ये इसकी आपने योनरा बताना है। द योनरा ऑफ द एसे ऑफ मैन इज़ अ पोइम। बेसिकली ये एक पोइम थी दैट वाज पब्लिश इन 1733 बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं और इन्होंने अपना वर्क जो मोस्ट फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लोक लिखा था। अलेक्जेंडर पोप की अगर हम टाइम स्पेन की बात करें तो 1688 से लेके 1744 तक इनका टाइम स्पेन है। ये एक इंग्लिश पोइट और ट्रांसलेटर रह चुके हैं, ठीक है। फ्रांसिस बेकन भी अलेक्जेंडर पोप के बारे में कहते हैं, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, कि वो कहते हैं कि वो इतना एक कपलेट में इतने अच्छे सेंसेस को डिफाइन करते हैं, इतने अच्छे तरीके से, या इतनी सेंसेस को डिफाइन करते हैं जितनी मैं 6 कपलेट में डिफाइन करता हूँ। एनीवेज अलेक्जेंडर पोप को आपने ज़रूर देखना है जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से प्रिपरेशन कर रहे हो।
The next MCQs we have, by whom was the critical term negative capability introduced। तो ये जो टर्म है जॉन कीट्स ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। जॉन कीट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो जॉन कीट्स है वो रोमांटिक इरा के पोइट थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह चुके हैं। यूज़ ऑफ इमेजरी का बहुत की वजह से ये माने जाते हैं, यानी यूज़ ऑफ इमेजरी इन्होंने अपने वर्क्स में पोम्स में बहुत ज़्यादा किया है। दैट्स वाई ही वाज नोन एज पोइट ऑफ सेंसेस। ठीक है, इन्होंने ये जो टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इन अ लेटर दैट ही रोट टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉम, यानी अपने दो भाइयों को जॉर्ज और टॉम को इन्होंने ये एक लेटर लिखा था जिसके अंदर इन्होंने इस टर्म को या फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। ठीक है, इन 1817। द नेक्स्ट MCQs वी हैव, विच क्रिटिकल वर्क हैज़ सिडनी रिटन। अब यहाँ पे बताना है कि क्रिटिकल वर्क कौन सा है जो सिडनी ने लिखा था। सो द करेक्ट आंसर इज़ एन अपोलॉजी फॉर पोइट्रिया। ये इनका वर्क था, दैट वाज पब्लिश इन 1595। अब फिलिप सिडनी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये एक इंग्लिश पोइट थे। इनका टाइम स्पेन 1554 से स्टार्ट होता है और 1586 में बहुत ही कम टाइम स्पेन में इनकी डेथ हो गई है। इनका इंपॉर्टेंट वर्क था द डिफेंस ऑफ पोइट्री, दैट वाज रिटन इन 1580। द नेक्स्ट MCQs, बेकन हैज़ रिटन। फ्रांसिस बेकन की बात हो रही है कि किस किस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था। सो द करेक्ट आंसर इन लैटिन एंड इंग्लिश। इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में अपने वर्क्स को लिखा था। फ्रांसिस बेकन बहुत इंपॉर्टेंट एसेस रह चुके हैं। इन्होंने अपने एसेस को कलेक्शंस की फॉर्म में पब्लिश करवाया था। 3 मरतबा 3 एडिशंस इनके एसेस के रिस्पेक्टिवली हमें देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट एडिशन दैट वाज पब्लिश इन 1597 इन द फॉर्म ऑफ द कलेक्शन ऑफ 10 एसेस। फिर दूसरे नंबर पर इन्होंने 1612 में पब्लिश करवाए थे 38 एसेस, जिसे सेकेंड एडिशन कहा गया। और थर्ड एडिशन इन्होंने 58 एसेस का इन 1625 में पब्लिश करवाया था। ये फ्रांसिस बेकन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। इसके अलावा इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इन लैटिन एंड इंग्लिश। विच ऑफ दीज बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय स्विफ्ट। तो यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट की बात हो रही है। यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट के सारे वर्क दिए गए, लेकिन एक वर्क ऐसा है जो स्विफ्ट ने नहीं लिखा और वो है द रेप ऑफ द लॉग। ये तो आपको पता होगा, द रेप ऑफ द लॉग इज़ रिटन बाय विच राइटर। तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं, इससे पहले भी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। तो जोनाथन स्विफ्ट के बारे में आपको बता दूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रह चुके हैं, सैटायरिकल राइटर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपना वर्क गुलिवर्स ट्रैवल पब्लिश किया था 1726 में इन 4 पार्ट्स। ठीक है, और इसके अलावा ये एक सैटायरिकल वर्क है जिसमें उस जिस इरा में वो रह रहे हैं उस इरा के कल्चर को या उस इरा के हम कह सकते हैं ट्रेडिशन वगैरह को उसके अंदर वो सटायर कर रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग बुक्स इज़ अ नोवेल बाय गाल्सवर्दी। तो जॉन गाल्सवर्दी का यहाँ बताना है कौन सी बुक है, दैट इज़ अ नोवेल बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो सो द करेक्ट आंसर इज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये इनका नोवेल था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1906। और जॉन गाल्सवर्दी का टाइम स्पेन था 1867 से लेकर 1933 तक। ये प्ले राइटर नोवेलिस्ट रह चुके हैं और इन्होंने एक ट्रायोलॉजी लिखी थी, दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट विद द नेम ऑफ द फोर स्टाइल सागा। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। वट काइंड ऑफ पोएम इज़ मिल्टन्स ल्यूसिडस। तो ये जो मिल्टन्स की ल्यूसिडस है दैट इज़ एन एलिजी। ठीक है, अब ये जो है ये जो ल्यूसिडस है एलिजी की फॉर्म में पब्लिश हुई थी 1638 में। और जॉन मिल्टन का तो आपको पता होगा, ये हमारे पास इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आता है, दैट इज़ पैराडाइज लोस्ट। ठीक है, द नेक्स्ट MCQs वी हैव, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ प्ले बाय बर्नर्ड शॉ। तो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो हैं, बेसिकली जॉर्ज बर्नर्ड शॉ हमारे पास आयरिश प्ले राइटर और क्रिटिक रह चुके हैं। इनका टाइम स्पेन 1856 से लेकर 1950 तक है। ये सारे वर्क इनके हैं, लेकिन इसमें जो वर्क है द स्किन गेम, ये जॉन गाल्सवर्दी का नहीं है। द स्किन गेम वाज रिटन बाय ये GB शॉ का नहीं है, मैंने आपको वो शफल करके बता दिया। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का जो ये सारे वर्क्स हैं, लेकिन द स्किन गेम जो है ये जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का नहीं है, ये जॉन गाल्सवर्दी का है। ठीक है, और ये जो है द स्किन गेम बाय जॉन गाल्सवर्दी, इट वाज पब्लिश इन 1920। द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे डैश है बेसिकली, कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बुक्स। ठीक है, ये ओरिजिनल इसका क्वेश्चन था। द मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बुक्स। तो इसकी 10 है, 12 है या 6 है। बेसिकली यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को 2 मरतबा पब्लिश करवाया था। फर्स्ट पब्लिकेशन इनकी आती है 1667 में इन 10 बुक्स, यानी जब फर्स्ट टाइम इन्होंने इस पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश करवाया तो उस वक्त इन्होंने 10 बुक्स पब्लिश करवाई थी। लेकिन अगेन
इन 1674 में इन्होंने इसका रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश करवाया था इन 12 बुक्स। सो द आंसर यहाँ ये पूछा गया है कि उसके अंदर कितनी बुक्स पे वो कंसिस्ट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर रहेगा 12, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि फर्स्ट पब्लिकेशन में कितना थी और सेकंड पब्लिकेशन में जो रिवाइज्ड वर्जन था उसमें कितनी बुक्स थी, तो जो रिस्पेक्टिवली 10 एंड 12 होंगी कि जो फर्स्ट पब्लिकेशन उसमें 10 बुक्स थी और जो सेकंड पब्लिकेशन उसमें 12 बुक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज, गुलिवर्स ट्रैवल यानी जो हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है, कैन बी रीड ऑन सेवरल लेवल्स बट नॉट एस, यानी इसे हम मुख्तलिफ लेवल्स पे पढ़ सकते हैं। ट्रैवल बुक के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, चिल्ड्रन बुक्स के तौर पे भी पढ़ सकते हैं और नॉवल के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे प्ले के तौर पे नहीं पढ़ सकते। अगर हम ट्रैवल बुक की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो करेक्टर है वो ट्रैवल करता है, 4 प्लैनेट्स पे जाता है, 4 प्लेसेस पे जाता है, जहाँ एक जगह वो बड़ा हो जाता है फिर छोटा हो जाता है, ये इस तरह। दूसरे नंबर पर ये एक बेसिकली इसका जॉनर जो है वो है ही एक नॉवल थी। तीसरे नंबर पर इसे हम चिल्ड्रंस बुक के तौर पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो राइटर ने सिनेरियो क्रिएट किया वो इसी तरह है कि बच्चों की बुक की सूरत में भी इसे पढ़ा जा सकता है। लाइक हम इस पर बहुत सारी अगर आप देखो तो डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई हैं, और लाइक बच्चों के लिए अगर आपने द जंगल बुक देखी हो जो किपलिंग की लिखी हुई थी, उसके ऊपर जो हमारे पास इंटरनेट पे मौजूद है वीडियोस, तो वो भी उसी फॉर्म में इसको भी हम देखते हैं। यानी जंगल बुक की जो एक एपिसोड है उसमें बाकायदा इसी से कॉन्सेप्ट लिया गया है, जिसमें जो बेसिकली कैरेक्टर है मोगली, वो मोगली बड़ा हो जाता है अपने ख्वाब में और फिर छोटे छोटे जो जानवर है उसे बांध देते हैं। तो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया है, गुलिवर्स ट्रैवल के जो फर्स्ट पार्ट है वहीं से, ठीक है। लेकिन हम इसे प्ले की फॉर्म में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। प्ले जो है स्टेज पे परफॉर्म होता है, तो इस फॉर्म में हम नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे उन्होंने यही पूछा, तो इसका आंसर होगा प्ले की फॉर्म में। Okay, that's all for today's video lecture. Inshallah, in the next video, I will try my level best to continue from here. Till then, अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा. Remember me and the people of Palestine in your prayers. If you wanna get these notes, please subscribe this channel and also follow the link of the WhatsApp channel that is in the description box. तो मेरे सारे WhatsApp channel पे जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं MCQs के और दूसरे भी, वहाँ पे इसका जो है इसके सबके नोट्स मौजूद हैं. शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी. Remember me and the people of Palestine and everybody who is in difficult at that time in your prayers. Allah Hafiz.